सो हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड है क्लास 11 स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 6 द टेल ऑफ मेलन सिटी को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स, जिसके राइटर का नाम है विक्रम सेठ। वेल, ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक पोएम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये बॉक्स में आप पढ़ सकते हो। यानी कि ये जो स्टोरी है ना, इसको इन द फॉर्म ऑफ पोएम लिखा गया है। इसकी जो वर्सेस है, यहाँ पर आपको बहुत सारे राइमिंग स्कीम्स देखने को मिलेंगे। वेल, साथ में जितनी भी पोएम्स इस विक्रम सेठ ने लिखी है ना, उन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है मैपिंग्स। बट ये जो पर्टिकुलर पोएम है, इसको पब्लिश किया गया था इन द ईयर 1981। साथ में इसमें जो कहानी बताई गई है, उसका जो राजा है ना, वो बहुत ही प्लेसिड काल्म यानी कि शांत स्वभाव का है। साथ ही इज जस्ट जस्ट यानी कि इसको न्याय बहुत ही पसंद है। एंड इन नोशंस के चलते, इन गुणों के चलते हुए ये खुद फंस जाता है। अब कैसे फंसता है, ये जानने के लिए हमें स्टोरी स्टार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर इड्रिस शाह, यानी कि ये जो अपना पोइट है ना विक्रम सेठ, ये एक सूफी पोइट है, उसका नाम है इड्रिस शाह। उसको ये डेडिकेट कर रहा है। जो पोइट है ना, यानी कि गाता है एक ऐसे शहर के बारे में जाकर जो राजा है वो प्लेसिड एंड काल्म जस्ट ये सब है, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्लेसिड एंड जस्ट का मतलब क्या होता है। अब आगे वो ऑर्डर देता है कि उसे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करवानी। आर्क यानी कि एक सर्कुलर मॉन्यूमेंट बिल्डिंग टाइप समझ सकते हो, जहाँ पर वो जाएगा एंड अपनी जितनी भी प्रजा है, दर्शक स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक है, उन सब के सामने जाएगा एंड थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें करेगा। एडिफाई हिज स्पेक्टेटर्स यानी कि उनके सामने कुछ मॉरल वैल्यूज दैट ऑल थिंग्स ये सामने रखेगा। अब ये राजा का ऑर्डर था, इसलिए जितने भी वर्कमैन थे ना, वो सब गए एंड उन्होंने जल्दी ही उस आर्क को कंस्ट्रक्ट कर दिया था। नाउ थॉरोफेयर यानी कि एक ऐसा रास्ता जो कि मेन सिटी या फिर स्ट्रीट की तरफ जोड़ता है। वहाँ पर राजा जाता है रॉड मतलब कि या तो घोड़े पे जाएगा या फिर अपने किसी चैरियट यानी कि रथ पे जाएगा। वहाँ पर गया, वहाँ पर देखने के लिए किस तरीके से वो आर्क बना है। यानी कि दो काम कर लेगा, एक तो उस आर्क को भी देख लेगा, साथ में अपनी जो जनता दर्शक है ना, उन सब लोगों को भी ज्ञान की बातें कह देगा। जब वहाँ पर पहुँचा तो वो जो आर्क था ना, वो थोड़ा सा छोटा बन गया। फ्रॉम दैट वे जो राजा था ना, उसका मुकुट क्राउन नीचे गिर चुका था। इसका पॉसिबल रीज़न यही है कि जो आर्क है ना, उसको बिल्ट लो किया गया यानी कि छोटा बनाया गया था हाइट में, जिसके चलते उसका क्राउन गिर गया। एंड जो राजा था ना, उसके चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा जैसा दिखने को लग गया था। बट वो काल्म था ना, स्टार्टिंग में कहा था ना, इसलिए वो अपने गुस्सा दबाने की कोशिश करता है। लेकिन इट वॉज डिस्ग्रेस फॉर हिम, यानी कि ये एक शर्मिंदगी की बात थी उसके लिए। डिस्ग्रेस को तुम डिसऑनर भी कह सकते हो। अब गुस्से में उसने कह दिया कि जिसने भी ये आर्क बनाया, उनका जो चीफ जो हेड है ना, अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको वो हैंग कर देगा, यानी कि फांसी की सजा उसको सुना दी गई। अब फांसी देने के लिए रॉब्स एंड गैलोव्स को बुलाया गया। गैलोव्स मतलब तुम्हें पता ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर खड़ा किया जाता है एंड वहाँ पर दो लकड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर वो रस्सी लगाई जाती है एंड देन उसको हैंग किया जाता है। ये सब चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया गया। अब फांसी देने की बारी आई तो फिर चीफ ऑफ बिल्डर्स आए, लेकिन उन्होंने चिल्लाया कि माय लॉर्ड, माय मैजेस्टी, ये मेरी गलती नहीं, ये तो इन वर्कमैन, इन मजदूरों की गलती, इन्होंने ही इसको गलत बनाया था। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, इसको छोड़ के अब सारे मजदूरों को ही फांसी दी जाएगी। लेकिन मजदूर भी तेज, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं, ये तो इन ब्रिक्स, इन ईंटों की गलती, यानी कि जो मैसोन कौन होता है, जो ईंट बनाता है ना, उसकी गलती, उसने गलत साइज़ की ईंट हमें दे दी। यानी कि राजा भी मस्त है यार, कि मतलब कि इन्होंने जो बोला वो बात मान ली। फिर उस मैसोन को बुलाया गया। मैसोन ने कहा कि महाराज, ये मेरी गलती नहीं, ये तो आर्किटेक्ट की गलती, यानी कि आर्किटेक्ट, आज का जो सिविल इंजीनियर है ना, वही आर्किटेक्ट, उसने हमें गलत नाप बताया था, इसलिए मैंने इनको गलत ईंट दे दी। फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया। आर्किटेक्ट भी अपना अलग ही है, उसने भी कहा कि महाराज, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप छोटी सी चीज़ भूल रहे हो। मैंने जो स्टार्टिंग में जो आपको प्लान दिखाया था, ब्लूप्रिंट कह सकते हो, वो ब्लूप्रिंट दिखाया था ना, तब आपने ही तो मना किया था एंड थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स यानी कि थोड़ी बहुत चेंजेस की थी। अब देखो, राजा ने जैसे ये बात सुनी ना, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर राजा अपनी बेइज्जती की जो बदला लेने के लिए ना किसी को फांसी लगाने के लिए आया था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सब कुछ घूम फिर के इसके ऊपर ही आ चुका, यानी कि उसकी ही गलती है। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आपा भी खो बैठा था, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब कह सकते हो वो काइंड ऑफ धर्म संकट में पड़ चुका था, बिकॉज ही वॉज प्लेसिड एंड जस्ट, यानी कि उसको शांत भी रहना था, साथ में उसको न्याय भी करना था। तो फिर इस सब से बचने के लिए उसने कहा कि ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे सहायता चाहिए, किसी वाइज आदमी, किसी तेज दिमाग वाले इंसान को बुलाया जाए। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि इस बंदे के पास मिनिस्टर्स की काउंसिल नहीं है क्या, यानी कि मंत्री परिषद नहीं है क्या, जो कि किसी भी आम आदमी को बुलाया जाए, जो कि बहुत ही वाइज है। बट चलो, हमें क्या।
तो पूरे देश में तलाश होने लगे कि कौन है सबसे वाइजेस्ट मैन। तो फिर कुछ लोगों ने कहा वाइज तो वही इंसान होगा ना जो सबसे बुजुर्ग होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ना वो एज के साथ आता है। यानी कि सबसे बुजुर्ग इंसान को बुलाया गया, नहीं बुलाया नहीं गया, बल्कि उसको राज दरबार में लेके गया गया राजा के सामने। वो ढंग से ना तो चल पा रहा था, ना ही ढंग से देख पा रहा था, यानी कि वो बहुत बुजुर्ग था ना, इस वजह से। तो उससे पूछा गया कि क्या किया जाए। जो बुजुर्ग आदमी था ना वो क्वेवरिंग वॉइस यानी कि ट्रेम्बलिंग कांपते हुए बोला कि जो दोषी है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब इतनी सी बात तो कोई भी आम आदमी भी बोल देगा ना, तो इसमें क्या बात हो गई किसी वाइस इंसान को बुलाने का। तो राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल सज़ा तो मिलनी चाहिए। यानी कि अब दोषी कौन है तुम्हें पता हो तो फिर जो आर्क है ना उसी की वजह से तो राजा का मुकुट गिरा ना। तो फिर अब राजा ने क्या बोला कि चलो इस आर्क को ही फांसी पे लटका दिया जाए। तुम सोच सकते हो किसी आर्क को, किसी बिल्डिंग को कोई कैसे फांसी पे लटका सकता है। अब सब तैयारियां हो चुकी थी, उसको फांसी के पास में लेके गया। या फिर वर्ड है देखो, टू द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी निर्दोष नहीं, किसी दोषी आदमी को रखा जाता है एंड उसको फांसी लगा दी जाती है। अब सोचो उस आर्क को कोई कैसे लगाएगा ना। तो फिर एक वहाँ पर एक बंदा था, ही वॉज अ काउंसलर। तो फिर वो चिल्लाया कि महाराज ये कितनी शर्म की बात हो कि कोई एक इंसान इंसान ऐसे ही बोले, ठीक है, कोई जिसने आपके सिर को छुआ हो आप उसको कैसे फांसी दे सकते हो। भले ही वो इंसान नहीं था लेकिन तो भी उसने ऐसे रैंडमली बोल दिया। तो राजा ने कहा कि हाँ यार बात तो सही है। बिकॉज यू नो एट दैट टाइम जो राजा होता था ना, या तो कोई उसके शरण में आता था या फिर उसके कोई पैर छू लेता था, तो फिर उसको उसे माफ़ी देनी होती थी, साथ में उसको जीवन दान भी देना होता था। बट जो जनता थी ना अब उनको तो मौत का खेल देखना था, यानी कि कोई ना कोई तो मरो, हमको चाहिए एंटरटेनमेंट। अब जनता रेस्टलेस हो चुकी थी, यानी कि उनको अब किसी ना किसी को तो फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखना था। जनता आउट ऑफ कंट्रोल होती देख राजा ने कह दिया कि ठीक है, अब ये जो फांसी का फंदा है ना इसके लिए एक वर्ड यूज़ गया है, इस फांसी के फंदे को सेट किया जाए, थोड़ी देर के लिए विश्राम रखते। लेकिन जो जनता है ना वो फिर से चिल्लाई जा रही, किसी ना किसी को इमीडिएटली इस पे लटकाया जाए। जनता आउट ऑफ कंट्रोल। सो द वर्ड इज नूज। नूज का मतलब कि जो फांसी में जो गोल टाइप चीज़ है जिसके अंदर सिर डाला जाता है ना उसको नूज कहते हैं। उसको बहुत ही थोड़ा बहुत हाई कर दिया गया एंड राजा ने कहा कि जो कोई भी इसके हाइट का होगा एंड जिसका गला इसमें फिट बैठेगा ना उसको हम लटका देंगे। यानी कि पूरे साम्राज्य में जो कोई भी फिट बैठेगा ना उसको आज मरना ही होगा। तो फिर ट्राई किया गया, धीरे धीरे सबकी मेजरमेंट ली एंड एट द लास्ट एक बंदा मिल गया और वो कोई नहीं, महाराज थे ना, उनको आज मरने का टाइम आ चुका था। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि राजा अपनी इस जस्टिस के चलते हुए खुद को ही मरवा बैठेगा, तो वो इसी वजह से, यानी कि राजा का ऑर्डर था कि किसी ना किसी को तो मरना होगा जिसके ये एकदम फिट बैठेगा। मिस्टर राजा जी आपको मरना होगा। जब पता चला कि राजा को फांसी दी जाएगी, यानी कि कोई ना कोई तो फांसी के फंदे पे लटकेगा, तो फिर जो मिनिस्टर्स है ना उन्होंने थोड़ी सी शांति की चैन ली, यानी कि शांति की सांस ली एंड कहा कि कम ऑन फाइनली कोई ना कोई तो मरेगा। वरना ये जो जनता है ना आज पागल हो चुकी थी, वो हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। बिकॉज जनता को एक बार बोल देना कि कोई ना कोई तो मरेगा, तो फिर वो अब एकदम ईगर हो गई थी कि जल्दी किसी को मारो, वरना अगर ये न्याय नहीं होता तो फिर जनता इनके खिलाफ हो जाती। राजा के सेक्रीफाइस को देखते हुए जो मंत्री लोग हैं ना वो बोलते जुग जुग जिए हमारा राजा, लॉन्ग लिव आवर किंग। बट जो राजा था वो मर चुका था। ये काइंड ऑफ आयरनी ही तो हो गई ना। बट अब तुम देखो यहाँ पर कोई भी राजा नहीं है, कोई राज करने वाला थोड़ी ना होगा। अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो फिर जो मंत्री लोग होते वो बहुत ही लालची होते, राजा के मरते ही अब उसका सिंहासन हड़पने की कोशिश करते। लेकिन ये लोग थोड़े बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड थे। इन्होंने कहा कि अब किसी न किसी को तो राजा बनना ही पड़ेगा ना, तो इन्होंने अपने हैम्ब्रिंगर्स यानी कि हेराल्ड्स को भेज दिया एंड कहा कि जो भी सिटी के गेट पे सबसे पहला बंदा आएगा ना उसको अधिकार होगा चुनने का कि कौन राजा बनेगा। तो वो गए एंड उन्होंने देखा क्या, एक मूर्ख आदमी बाबा राजा है, ही वॉज एन इडियट एंड उसको मेलन्स बहुत ही पसंद थे, ठीक है। तो उससे पूछा गया ये सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई किसको राजा बनाओगे तुम, तो उसने सिंपली कह दिया मेलन। अब ये उनका कस्टम था, जो भी राजा बनेगा ना उसको एक सेरेमनी, यानी कि हिंदी में बोले तो जो राजा जी होंगे उनके लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी जहाँ पर उनको ताज पहनाया जाएगा एंड राजा बनाया गया, दैट ऑल थिंग्स। तो फिर मिनिस्टर लेके जाते उस मेलन को राज सिंहासन लेगी थ्रोन पे एंड उसको मुकुट पहनाते हैं एंड कहते हैं कि आज से आप हमारे मैजेस्टी, आज से आप हमारे राजा बन चुके हो। ये जो कहानी थी ये सालों सालों पहले हो चुकी थी एंड आज के डेट में अगर कोई पूछता है कि ये मेलन आपका राजा कैसा है, तो फिर लोग कहते हैं ये बस कस्टमरी चॉइस थी, जो हमारे राजा थे उनका ऑर्डर था जिसके चलते हुए मेलन हमारा नया राजा बन गया। वो कहते हैं कि हम कौन होते इन पे सवाल उठाने वाले कि ये कौन इंसान है या फिर मेलन। जब तक हमको ये लोग आज़ादी से और शांति से रखे तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है कोई राजा मेलन हो या फिर इंसान। लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिटी थी ना यहाँ पर
लेज़े फेयर इस्टेब्लिश था। लेज़े फेयर एक फ्रेंच टर्म है जो कि 18th सेंचुरी में यूज़ किया जाता था। इसका मतलब है कि जो भी बिजनेसेस होंगे उनमें गवर्नमेंट कोई भी अड़चन नहीं डालेगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, नरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। देखो जितने भी चैप्टर्स है अगर तुम उन्हें कहानी की तरह सुनोगे एंड उन्हें एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर तुम्हें वो मस्त याद हो जाएंगे। जैसे कि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके इवेंट्स भी बहुत ही रिलेटेबल है, तो फिर तुम इन्हें याद कर सकोगे एंड कोई भी क्वेश्चन हो भले ही वो बुक वाला हो या फिर इन बिटवीन हो तो फिर तुम उसको हैंडल कर सकते हो। लाइक अगर पूछ ले कि इस राजा को ही हैंग क्यों कर देगा, कोई आम आदमी इसका आंसर नहीं दे सकता, बट अगर तुमने इसको कहानी की तरह याद किया तो फिर तुम ईजिली सारे इवेंट्स लिख दोगे एंड आंसर को कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो फिर देख लो ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर मैंने सारा पैराग्राफ में इसको समरी लिख दिया है। वेल तुम्हें आंसर में इतना बड़ा नहीं लिखना है, बट जितने भी मेन इवेंट्स जो तुम्हें याद रहेंगे ना वही तुम्हें लिखना है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या 4 या फिर 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, आई बिलीव तुम लोग लिख दोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ऐसा स्टेट जाकर राजा प्लेसिड एंड जस्ट हो तो फिर तो उसका इंप्रेशन क्या होगा तो हमारे ऊपर। तो फिर सिंपली आंसर क्या होगा, वी विल बी इम्प्रेस्ड बाय द स्टेट बिकॉज द किंग विल बी placid, so he will take every decision with his calm mind and his every decision will be followed by everyone and it will be perfectly known as justice, right? Because any king who will take decision with his calm mind and understand every perspective and every situation, the decision will be perfect. तो फिर ऐसे ही थोड़े बहुत अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करो एंड स्टोरी से थोड़ा बहुत ले लो रेफरेंस एंड उसको आंसर को हैंडल कर सकते तुम लोग। अब थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैसे एक स्टेट के अंदर पीस एंड लिबर्टी मेंटेन हो सकती, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम इसका आंसर करना ना। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस स्टोरी के जितने भी ह्यूमर एंड आयरनी वाले सीन है ना उनके रेफरेंस दो, यहाँ पर लिखो। तो देखो ह्यूमर एंड आयरनी आई गेस तुम्हें पता ही होगा। आयरनी मतलब कि जो तुम बोलते हो तुम्हारा वो मतलब नहीं होता, उसका डबल मीनिंग होता है, एंड ह्यूमर का मतलब थोड़ा मजाक या ढंग से बोला जाए वो। ठीक है, तो फिर इसके रेफरेंसेस 1 2 3 मैं बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है जब वो सैनिक लोग बोलते हैं ना लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे राजा जी जिंदाबाद, बट जो राजा है वो मर चुका होता, यही तो एक काइंड ऑफ आयरनी है ना। एंड एक ह्यूमर की बात बता दें कि भाई सबसे वाइजेस्ट आदमी बुलाने का बोला, बट जो वाइजेस्ट आदमी उसने क्या बोला, इस आर्क को ही फांसी पे लटका दिया जाए, द आर्क शुड बी हैंग्ड। अब इससे बड़ी क्या मूर्खता की बात होगी ना। ये है कुछ आयरनी एंड ह्यूमर वाले सीन। अब जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीज़ लग रही है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन रेयरली ही पूछे जाएंगे। ये कह रहा है कि इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया है, तो फिर आप बताओ एक ऐसी स्टोरी आपकी भाषा में जिसमें इस फॉर्मूला का फॉलो किया गया, यानी कि स्टाइल को फॉलो किया गया। वेल ऐसे शायद ही क्वेश्चन पूछेंगे, बट अगर आ जाते हैं तो भी तुम मुझे बता देना, अगर तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे कल्चर में, तुम्हारे लैंग्वेज में ऐसे कोई स्टोरी हो तो फिर। ठीक है, तो ये कहानी यही ख़त्म करती है। वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है। सो नाउ गुड बाय, लेट्स सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।